Hello everyone. Before starting the video, let's go to the disclaimer. This video is for educational purposes only. आज हम JIB के पेपर 1 यानी इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल बी का यूनिट 17 है, चैप्टर 17 जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, उसको करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. तो मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले आता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है. इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल बाय विच द सेंट्रल बैंक दैट इज RBI कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी और द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, एक ऐसा टूल है जो इसके द्वारा RBI मनी का जो सप्लाई ऑफ मनी देखता है, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता बनी रहे पैसे की, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ मनी यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर कैसे निर्धारित करी जाए, ये सारे काम मैनेज करता है RBI मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा. RBI मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑन बाय मंथली बेसिस. बाय मंथली मतलब क्या हुआ कि हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटस आता है. ठीक है, इधर बीइंग एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली 2 तरह की मानी जाती है, एक तो एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी. दोनों का ही देखिए, वैसे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मतलब ये है, एक्सपेंशनरी मतलब जब मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब जब मनी सप्लाई कम कर दी जाए मार्केट में. ठीक है, ये बेसिक मतलब है. फिर आते हैं फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज इन रिस्पॉन्स टू एंड और टू द इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड बूस्ट द इकोनॉमी. हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं. अगर कोई डाउट हो तो आप पिछले चैप्टर्स में जाके पढ़ सकते हैं. देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो कि पूरे इकोनॉमी के लिए होता है. माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, हाउस होल्ड लेवल पर. मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, पूरे इकोनॉमिक लेवल पर, जिसमें GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ आता है. तो फिजिकल पॉलिसी बेसिकली एक ऐसा, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई देख रहा है, उसी तरह फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स, जो खर्चे हैं, जो उसकी टैक्स संबंधित जो भी नीतियाँ हैं, उन सबको देखना और उन सबसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ओवरऑल डिमांड पे, इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इकोनॉमी को क्या बूस्ट मिल रहा है, वो सब देखना किसका काम है, फिजिकल पॉलिसी का. टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी खुद में एक टूल है जो मनी सप्लाई देखता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी देखता है. ठीक है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा. अब इसके लिए इसके पास मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये काम करने में कारगर हैं, यानी कि इस जो मंशा है, जो RBI का जो कंट्रोल है, उसको कैसे एक्सरसाइज करते हैं. तो पहला टूल है इनका बैंक रेट. बैंक रेट्स का सेक्शन देखिए, याद कर लीजिए, सेक्शन 49 ऑफ RBI एक्ट 1934. RBI एक्ट 1934 का सेक्शन 49 क्या है, बैंक रेट है. ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक्स टू RBI ऑन देयर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. जब कोई बैंक RBI से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी लंबे समय के लिए लोन लेता है, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक RBI को पे करता है, वो क्या है, बैंक रेट. कौन सा सेक्शन है, 49, किसका, RBI एक्ट 1934 का. इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है. नो सिक्योरिटीज आर प्लेज्ड. इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी प्लेज नहीं की जाती है. दिस रेट हैज़ बीन अलाइन टू MSF. MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एंड देयरफॉर इट चेंजेस ऑटोमेटिकली एज एंड व्हेन द MSF रेट चेंजेस. देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी LAF, MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या है मालूम, आगे धीमे धीमे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बैंक रेट क्या है, सेक्शन 49, RBI एक्ट 1934. रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किस चीज़ का, जब बैंक RBI से बोरो करता है पैसे. इसको एक डिस्काउंट रेट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी प्लेज नहीं होती है, और ये किसके साथ अलाइन होता है, MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ अलाइन होता है. इसीलिए जब भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कोई चेंजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक रेट चेंज हो जाता है. ये किस किस के लिए अवेलेबल है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, जो कि RBI से ओवरनाइट बेसिस पे ले सकते हैं. ठीक है, या MSF, जो MSF है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी SCBs के लिए है, ओवरनाइट बोरोइंग के लिए. आप ये समझ लीजिए, जो आपने अभी बैंक रेट पढ़ा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए है, लेकिन ओवरनाइट यानी सिर्फ एक रात के लिए या सिर्फ कुछ कम समय के लिए जब हम बोरोइंग करते हैं, तो वो MSF के अंतर्गत होता है. बैंक RBI से कम समय के लिए ओवरनाइट बोरोइंग के लिए MSF यूज़ करता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए बैंक रेट यूज़ करता है. Overnight loans are taken by banks from RBI on furnishing securities collateral as per MSF rates and limits. खास बात यह भी है कि ओवरनाइट लोन्स के लिए इसमें सिक्योरिटीज और कोलेटरल्स भी बैंक्स को देने पड़ते हैं RBI को. ठीक है, तभी वो MSF की रेट और लिमिट दोनों ही तय हैं. अब देखिए, अभी उन्होंने आगे एक ये बहुत अच्छा है, ये कंपैरिजन किया है MSF और बैंक रेट के बीच, जिससे आपको क्लियर आ जाए. क्या है मीनिंग दिया है. पहले बैंक रेट मतलब क्या है, बैंक रेट एक डिस्काउंट रेट है जो कि RBI लॉन्ग टर्म लोन्स पर कमर्शियल बैंक्स को से प्राप्त करता है. मतलब कमर्शियल बैंक्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए RBI से लोन लेते हैं, तो उस पर जो ब्याज दर देते हैं वो बैंक रेट है.
कमर्शियल बैंक जब शॉर्ट टर्म यानी ओवर टाइम के लिए, ओवरनाइट के लिए बोरो करते हैं आरबीआई से, तो वो एमएसएफ बोलते हैं उसको, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ड्यूरेशन क्या है? बैंक रेट के लॉन्ग टर्म लेंडिंग है और एमएसएफ के लिए ओवरनाइट लेंडिंग है। कोलेट्रल यानी बैंक रेट में किसी प्रकार की सिक्योरिटी प्लेज नहीं होगी। एमएसएफ में सिक्योरिटी रहेगी कि लेकिन एसएलआर के अंतर्गत रहेगी। कब तक? एक एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो होता है उसका एक परसेंटेज रहेगा सर्टेन। एसएलआर आपको पता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंतर्गत रहेगा। ठीक है। अब इसमें एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बैंक रेट इसलिए होता है जिससे कि कंट्री के अंदर, मतलब देश के अंदर क्रेडिट सप्लाई यानी कि जो लोन दिया जा रहा है उसकी मैनेज किया जा सके। और जो एमएसएफ होता है वो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म इनके फंड का शॉर्टेज आ जाती है बैंक्स की, उसको फुलफिल करने के लिए होता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR। द प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड fractional reserve banking system as the banks are required to keep only a fraction of their deposit liabilities in the form of liquid cash with the central bank for ensuring safety and liquidity of deposit। तो आज का जो परिवेश है उसमें जो बैंकिंग सिस्टम है, उसको बैंकिंग प्रणाली है, उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। ये नाम कहाँ से आया? ये नाम ऐसे आया क्योंकि जो भी डिपॉजिट लाइबिलिटीज़ हैं बैंक के पास, उसका सिर्फ एक निश्चित फ्रैक्शन, एक निश्चित भाग ही सेंट्रल बैंक के पास लिक्विड कैश के रूप में बैंक्स रखते हैं, जिससे कि ये इंश्योर होता है कि जो डिपॉजिट है उसकी लिक्विडिटी और सेफ्टी बनी हुई है, तरलता और सुरक्षा बनी हुई है। जो शेयर होता है, वो जो परसेंटेज होता है सर्टेन, वो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का एक परसेंटेज जो कि फोर्टनाइटली बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, यानी 14 दिन पर डिसाइड होता है। Shortfall, if any, observed in the maintenance of CRR is reckoned against the eligible cash balance required to maintain the entity। यदि किसी भी प्रकार का CRR में शॉर्टफॉल होता है तो जो एलिजिबल कैश बैलेंस है उसके हिसाब से, एनडीटीएल के हिसाब से वो मेंटेन किया जाता है। कितना? फोर्टनाइटली बेसिस पर। देखिए CRR क्या होता है ये मुझे नहीं लगता है कि मुझे बैंक एम्प्लॉयज़ को ये बताने की ज़रूरत है कि CRR होता क्या है, ये आप सबको पता है। लेकिन बस फ्रैक्शनल बैंकिंग रिजर्व सिस्टम जो है वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ये नाम क्यों है। टू इंश्योर सेफ्टी एंड हाउ इज CRR यूज एज अ टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। CRR का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए? टू इंश्योर सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। जो बैंक डिपॉजिट, आप जो आम जनता का बैंक में डिपॉजिट पड़ा हुआ है उसकी सेफ्टी एंड लिक्विडिटी यानी उसकी सुरक्षा और तरलता दोनों के लिए। इफेक्टिव टू फॉर डायरेक्टली रेगुलेटिंग द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स एंड कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब बताइए मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करेगा? जब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत एक टूल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर CRR बढ़ा देगा रिजर्व बैंक, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक्स के पास कम कैश बचेगा लेंडिंग यानी लोन देने के लिए, तो अपने आप ही लेंडिंग कंट्रोल हो गई, उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम हो गई। लेकिन अगर उसको मनी सप्लाई बढ़ानी है रिजर्व बैंक को इकोनॉमी में, तो वो क्या करेंगे? CRR कम कर देंगे। तो अब बैंक्स को आरबीआई के पास कम पैसा जमा करना पड़ेगा और साथ ही साथ बैंक के पास एक्सेस कैश हो जाएगा जिसको इकोनॉमी में लोन के द्वारा सर्कुलेट कर दिया जाएगा। स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, SLR। ये रेशियो क्या होता है? द अमाउंट दैट ऑल बैंक्स रिक्वायर मेंटेनिंग इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और अप्रूव सिक्योरिटीज़। देखिए CRR का मतलब क्या है? प्योर हार्ड कैश में आरबीआई के पास वो अमाउंट रहेगा, सर्टन फ्रैक्शन ऑफ एनडीटीएल। SLR भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। इसका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 42। सेक्शन 49 किसका था याद है आपको? बैंक रेट का। सेक्शन 49 था बैंक रेट का, सेक्शन 42 था स्टैच्यू लिक्विडिटी यानी SLR का। जो अप्रूव सिक्योरिटीज़ हैं उनमें खास वर्ड है अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड का क्या मतलब होता है? भार मुक्त। मतलब ये नहीं है कि वो ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ कहीं प्लज हैं और उसमें SLR में भी लगा दी तो एक सिक्योरिटी 2 बार यूज हो जाएगी ना, तो ये कॉमन सेंस है। तो सिर्फ अनएनकम्बर्ड ही सिक्योरिटीज़ यूज होंगी। The liabilities that the banks are liable to pay within 1 month's time due to completion of maturity period are also considered as demand liabilities। ऐसी liabilities भले ही वो टाइम डिपॉजिट हैं, लेकिन यदि वो 1 महीने के कम समय बचा है उसकी मेच्योरिटी कंप्लीशन में, तो उनको भी डिमांड लाइबिलिटीज़ माना जाता है। रीजन्स बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्यों शुरू किया गया? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक रेट। पहला रीज़न ये था SLR शुरू करने का, जैसे CRR का यूज़ है वही SLR का भी है, कि बैंक का जो क्रेडिट है उसको एक्सपैंड करने के लिए। अब वे टू इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जो बैंक्स हैं उनकी सॉल्वेंसी मेंटेन रहे उसके लिए या कंट्रोल किया सके उसके लिए। इन अ वे कंपल्स द कमर्शियल बैंक्स टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सबसे बड़ा रीज़न जो है, देखिए ये जो पहले 2 रीजन मैंने बताया, ये CRR में भी ये काम हो रहा है, लेकिन SLR क्यों लाया गया? उसका मेन रीज़न सबसे जो था, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, जिससे कि बैंक्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अदरवाइज बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो इसलिए इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि उन बॉन्ड्स को वो आगे चलकर SLR में यूज़ कर सकें।
नीचे ऐसे ऊपर हमने बैंक रेट और एमएसएफ में डिफरेंस पढ़ा था, अब उसी प्रकार से सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस है। सीआरआर अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर ऑब्टेन टू पार्क विद द सेंट्रल बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। सीआरआर वो मुद्रा है जो कि बैंक्स रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक के साथ पार्क करते हैं कैश फॉर्म में। एसएलआर क्या करते हैं, वो भी सेंट्रल बैंक के साथ पार्क करते हैं लेकिन कैश, गोल्ड या अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। रेगुलेट कौन होता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। सीआरआर क्या करता है, कंट्री के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है। और एसएलआर क्या करता है, बैंक का क्रेडिट एक्सपेंशन जो है उसको बढ़ाता है या घटाता है, लेवरेज यानी उसको कंट्रोल कर सकता है। यूज़ सीआरआर टू ड्रेन आउट एक्सेस मनी आउट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। सीआरआर का यूज़ क्या है कि जो भी एक्सेस मनी मार्केट में है या इकोनॉमी में है उसको ड्रेन आउट कर देना, उसको निकाल लेना। टू एंश्योर द सॉल्वेंसी, एसएलआर का क्या मतलब है कि जो बैंक्स हैं उनकी सॉल्वेंसी मेंटेन रहे, एंश्योर ये करना, इसलिए एसएलआर इंक्लूडेड है। सीआरआर आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाता है, मतलब वो पैसा जो है वो आरबीआई में जमा होता है। एसएलआर लिमिट फिक्स है एसएलआर की, लेकिन वो बैंक के पास ही स्वतः ही मेंटेन करते हैं वो लोग, ठीक है। उतना अमाउंट अलग रहता है लेकिन वो उन्हें आरबीआई में डिपॉजिट नहीं करना है। सीआरआर सिर्फ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में होता है, एसएलआर लिक्विड एसेट्स के रूप में होता है। सीआरआर में रिटर्न, बैंक्स डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट, बैंक को किसी प्रकार का ब्याज सीआरआर में प्राप्त नहीं होता है। एसएलआर पे बैंक यूजुअली जो फंड रखा जाता है उसका रिटर्न प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो भी एसएलआर में फंड है। कैलकुलेशन क्या है इसका, सीआरआर के लिए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज और एसएलआर के लिए परसेंटेज ऑफ, मतलब दोनों में ही देखा है तो एक सर्टेन परसेंटेज आता है। 1 जून 2022 का हमें दिया हुआ है, सीआरआर कितना था 4.5% और एसएलआर 18%। देखिए एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, कभी भी पेपर देने से पहले या इंटरव्यू से पहले या कोई आपका प्रमोशन का एग्जाम हो इससे पहले ये जितने भी रेट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे बैंक रेट हो, एमएसएफ हो, एलएएफ हो, जितने भी रेट्स हैं इन सारे रेट्स को एक बार करंट डेट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसीलिए इन रेट्स को मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है क्योंकि प्रीवियस डेट में क्या थे ये मैटर नहीं करता है। जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं उस दिन का रेट मैटर करता है, मतलब उस टाइम का। अब आते हैं एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। टू ऑब्जॉर्व एक्सेस कैश फ्रॉम द इकोनॉमी बाय सकिंग लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विदाउट गिविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न टू द लैंडर्स। किस लिए होता है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो भी एक्सेस कैश इकोनॉमी में है उसको सक करने के लिए यानी उसको निकाल लेने के लिए कमर्शियल बैंक से, इसके बदले में कोई भी प्रकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो लेंडर्स को नहीं दी जाती हैं, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी, मतलब एसडीएफ के थ्रू उन्होंने वो ले लिया लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसी, जैसे बॉन्ड्स वगैरह ऐसा सिस्टम नहीं है। बॉन्ड्स में तो आप बॉन्ड्स परचेज कर बैंक परचेज करते हैं तो एक्सेस कैश अपने आप इकोनॉमी सक हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अंडर द एसडीएफ द एलिजिबल एंटिटीज कैन प्लेस डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑन ओवरनाइट बेसिस। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एसडीएफ एक तरीके से बैंक रेट या एमएसएफ का उल्टा है। एमएसएफ में क्या हो रहा है कि बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं, उसके बदले में बैंक आरबीआई को पैसा मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बैंक्स हैं वो अपना एक्सेस कैश आरबीआई के पास रख रहे हैं, उसके बदले में आरबीआई उनको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये भी ओवरनाइट बेसिस पर है। तो ये क्या है, एसडीएफ है। ये देखिए, जब अगर अब इसको और समझिए सरल भाषा में कि जब आरबीआई को इकोनॉमी से कुछ जो एक्सेस कैश है उसको सक करना, उसको निकालना है, तो आरबीआई क्या करता है कि एसडीएफ यानी स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो अब बैंक के साथ क्या हो जाता है कि वो मार्केट में पैसा लेंड करें जिसमें रिस्क भी है नॉर्मल पब्लिक को देने में, उसके बदले उनके लिए आसान है कि वो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आरबीआई के थ्रू कमा सकते हैं। तो बैंक्स अपना एक्सेस पैसा जो होता है वो लेंड करने या लोन देने की बजाय आरबीआई को दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके से इकोनॉमी से पैसा सक करने का एक माध्यम है। देखिए घूम फिर कर आप देखेंगे कि सारे जितने भी रेट्स हैं ना वो सबके सब इकोनॉमी में या तो पैसा इंजेक्ट करने के या इकोनॉमी से पैसा सक करने के ही तरीके होते हैं। SDF is not considered as SDF is not considered as balances eligible for the maintenance of CRR under Section 42 of the RBI Act, but shall be an eligible asset for maintenance of SLR under Section 24 of। ठीक है, अब ये देखिए एक तो बहुत अच्छा तरीका याद करने का कि CRR किस में है, सेक्शन 42 में, SLR क्या है 24, 42 24 दोनों अगल बगल हो गए, लेकिन एक फ़र्क है, CRR RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत मेंटेन किया जाता है और SLR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। ऐसा इसलिए भी है कि एसएलआर बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, सीआरआर शुरू से इंट्रोड्यूस है बैंकिंग में, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि देखिए बैंक आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में। तो जो सीआरआर है वो सेक्शन 42 है, जो एसएलआर है वो 24 है, लेकिन दोनों एक्ट अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के एसडीएफ का मतलब आप समझ गए। हाँ, खास बात इसमें ये बताई गई थी कि एसडीएफ जो है वो सीआरआर का जो बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन एसएलआर में मान लिया जाए। अगर एसडीएफ में एसडीएफ के अंतर्गत यदि आपने आरबीआई को पैसा जमा कर रखा है और आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो उस अमाउंट को आप एसएलआर के परसेंटेज में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सीआरआर के परसेंटेज में नहीं जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बेस रेट की। RBI has introduced the base rate system with effect from July 1, 2010 by replacing the benchmark prime lending rate. BPLR यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम था, उसको हटा करके 1 जुलाई 2010 से RBI ने बेस रेट का सिस्टम शुरू किया है। बेस रेट इज द मिनिमम रेट फॉर ऑल लोन्स, बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू रिसॉर्ट एनी लेंडिंग बिलो द बेस रेट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है बेस यानी बिल्कुल बेसिक रेट, तो जो बेस रेट है इसके नीचे बैंक्स लेंडिंग यानी लोनिंग नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं MCLR पे। MCLR का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, BPL, ठीक है। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये शॉर्ट फॉर्म्स अलग लिख लीजिए, साथ ही साथ जो एक्ट्स बता रहे हैं जो आपको वो भी एक अलग नोट डाउन करते चलिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के बहुत काम आएगा। इट हैज़ मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग बेस रेट सिस्टम फ्रॉम द अप्रैल 2016 ऑनवर्ड। तो BPLR जो सिस्टम था, बेस रेट सिस्टम जो था वो एक गलत बता दिया मैंने, बेस रेट आया था 1 जुलाई 2010 से और उसके बाद अप्रैल 2016 से MCLR आ गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। द MCLR शेयर कंप्राइज ऑफ, देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR जो होता है उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं। क्या क्या उसमें क्या क्या मिला करके MCLR डिसाइड होता है? एक तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स की, फंड्स की कीमत क्या पड़ेगी, निगेटिव कैरी ऑन CRR। भाई निगेटिव कैरी ऑन CRR का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ऐसा होता है जब CRR बैंक्स जो हैं वो RBI के पास जमा कर रहे हैं लेकिन उस पर उन्हें इंटरेस्ट तो कुछ मिल नहीं रहा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सपोज 4% चल रहा है CRR, ठीक है। अब 100 रुपये अगर बैंक के पास डिपॉजिट में है, उसमें से 4 रुपये बैंक ने RBI को दे रखे हैं। अब इन 100 रुपये पर बैंक जो है वो पब्लिक को इंटरेस्ट तो पे करेगा, लेकिन वो अर्न कितने पे करेगा? केवल 96 रुपीज़ पे। क्यों? क्योंकि जो 4 रुपये उसने RBI को जमा कर रखे हैं रेगुलेशन के अंतर्गत, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन, ठीक है, जो उसने जमा कर रखे हैं RBI के पास, सेक्शन 42 है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट 1934 का सेक्शन 42 के अंतर्गत CR, मैं बार बार इसलिए सेक्शन बोल रहा हूँ इससे आप लोग को याद हो जाए। तो RBI एक्ट 1934 सेक्शन 42 के अंतर्गत CRR में अगर उसने 4 रुपये या 4% RBI को जमा कर रखा है तो उस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। इस सिस्टम को ही बोलते हैं निगेटिव कैरी ऑन CRR, क्योंकि उन 4 रुपये पर पब्लिक को तो बैंक ब्याज पे करेगा लेकिन कमा कुछ नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर उन 4 रुपये का भार भी किस पर है? 96 रुपये यानी 96 रुपीज़ पर। ये मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया। ये मतलब होता है निगेटिव कैरी ऑन CRR। इसीलिए MCLR के अंतर्गत इसको बैंक कंसिडर करता है, जिससे कि लोन के थ्रू इस लॉस को रिकवर किया सके। इसके बाद आता है इसमें और MCLR में क्या ऐड होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेन्योर प्रीमियर। इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट के लोन को पूरा मतलब पूरा एक सिस्टम जो चल रहा है उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आएगी वो, और टेन्योर यानी कितने लंबे समय के लोन दिया जा रहा है उस पर, ये सारी चीज़ें कंसीडर करके MCLR डिसाइड होता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेगेटिव कैरी ऑन द मैंडेटरी CRR विच अराइजेज ड्यू टू रिटर्न ऑन CRR बैलेंस बीइंग निल। देखिए आगे वही बात लिखी है कि CRR बैलेंस निल होता है, उस पर रिटर्न होता नहीं, इसलिए नेगेटिव कैरी। ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग द लोन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स आर इंक्लूडेड। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स का क्या मतलब? भाई अगर बैंक लोन दे रहा है तो कहीं ना कहीं से फंड्स तो ला रहा होगा ना, या तो RBI से लोन ले रहा है, किसी अन्य बैंक से ले रहा है, या बाहर से लोन लिया, या उसने जो कस्टमर्स का डिपॉजिट है उसको फर्दर लेंड कर रहा है, तो वो क्या हो गया? उसकी कॉस्ट ऑफ फंड हो गई, और उनको उस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब आप आम भाषा में समझ सकते हैं कि अगर बैंक के जो अन्य खर्चे हैं वो सब ऑपरेटिंग कॉस्ट में तो आएंगे। बैंक का किराया हो गया, सिस्टम्स हो गया, टेबल कुर्सी मेट, सैलरी, पेपर, स्टेशनरी, ये सब भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में काउंट होगा। टेन्योर प्रीमियम अराइजेस फ्रॉम द लोन कमिटमेंट्स विद लॉन्गर टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? सीमा, समय सीमा, कि कितना समय दिया गया है पूरे लोन टेन्योर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगर पूछा जाए MCLR में क्या क्या चीज़ें, MCLR किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेन्योर प्रीमियम, ये 4 चीज़ें, ये आपके ऑप्शंस में आ सकता है इसलिए मैं बताया हूँ। अब आते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट यानी EBLR। एक इंटरनल स्टडी ग्रुप ISD टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम हेडेड बाय डॉक्टर जनक राज।
देखिए एक ISG यानी इंटरनल स्टडी ग्रुप था, उन्होंने रिव्यू किया था द वर्किंग ऑफ मार्जिन, कि उन्होंने ये MCLR के वर्किंग सिस्टम पर, जो कि डॉक्टर जनक राज द्वारा किया गया था, उस पर स्टडी करी थी और रिकमेंडेशन दिए गए थे, ठीक है। इट वॉज नोटिस दैट इंटरनल बेंचमार्क सच एज द बेस रेट MCLR हैव नॉट डिलीवर्ड इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसा देखा गया कि बेस रेट जो कि 1 अप्रैल 2010 को आया था, MCLR जो कि अप्रैल 2016 में आया था, ये जो चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, उसका इफेक्टिव ट्रांसमिशन पब्लिक तक नहीं दे पा रहे हैं। ये किसने स्टडी करी थी? इंटरनल स्टडी ग्रुप। जो हेड किसके, उसके कौन थे? डॉक्टर जनक राज। तो इसलिए एक नई चीज़ आई, क्या आया? EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है। Banks are permitted to make such external benchmark linked loans available to other sorts of borrowers as well. Banks को EBLR के थ्रू अदर जो अन्य borrowers थे उनको भी लोन देने के लिए कहा गया, मतलब परमिशन दे दी गई। Individual banks are restricted to adopt multiple benchmark within a loan category. जो इंडिविजुअल बैंक्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो मल्टीपल बेंचमार्क सेम लोन कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब शॉर्ट, ये सब मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछा जाता है ज़्यादातर। फिर आते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। So before we commence the market stabilization scheme, I request you all to please subscribe to the channel and don't forget to share it with your friends. If you have any doubt, please ask in the comment section and like the video. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स के अंतर्गत बताया गया है, अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट वुड इशू एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल्स and or dated securities by way of auctions under the MSS in addition to the normal borrowing requirements for absorbing liquidity from the system। देखिए फिर से वही चीज़ आ गई, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो RBI है, जो गवर्नमेंट है, वो ट्रेजरी बिल या सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर लाएगी नहीं ऑक्शन के लिए, जिससे कि बैंक्स उसको परचेज करें। जब बैंक्स को परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट से इकोनॉमी से जो पैसा है वो सक हो जाएगा, मतलब लिक्विडिटी कम हो जाएगी या मनी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, सॉरी। अब आते हैं रेपो रेट पर। रेपो रेट, रीपर्चेज रेट इज द रेट एट विच द RBI लेंड शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। देखिए रेपो रेट क्या है? ओवरनाइट बेसिस के लिए MSF था, लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए बेस रेट था, ठीक है। तो रेपो रेट अब हम बात करते हैं बैंक रेट था, बेस रेट नहीं था, बैंक रेट था। तो रेपो रेट क्या है? शॉर्ट टर्म मनी के लिए। जब RBI, रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो क्या रेट चार्ज करता है? रेपो रेट चार्ज करता है। ये रेपो रेट की टेबल दी गई है कि किस किस तरह से कितना कितना चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको उस समय, उस दिन का या उस टाइम का, उस बाय मंथली पॉलिसी का आपको एग्जैक्ट रेट चाहिए होगा। बाय रेपो रेट वी जनरली मीन द रेट चार्ज्ड बाय द RBI टू द बैंक्स, ठीक है। ये जब लोन RBI दे रहा है ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट RBI चार्ज करेगा, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो से। देखिए ट्राई पार्टी रेपो पढ़ लेते हैं। ट्राई पार्टी रेपो यानी ट्रेप्स। ट्राई पार्टी रेपो एज मेंशन्ड अर्लियर इज अ ट्राई पार्टीएट रेपो अरेंजमेंट बिटवीन 3 पार्टीज इन द मनी मार्केट। देखिए ट्राई पार्टी का मतलब आएगा तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो इसमें अब कौन कौन सी 3 पार्टी, ये देख लेते हैं आगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ थर्ड पार्टी अदर देन द बोरोअर लेंडर। इसमें देखिए रेपो रेट में बोरोअर कौन है? बैंक है। लेंडर कौन है? RBI है। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, इसीलिए इसको ट्राई पार्टी रेपो कहते हैं या ट्रेप्स कहते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएटरी की तरह बिहेव करती है दोनों पार्टीज के बीच में। काम क्या होता है इस थर्ड पार्टी का? टू फैसिलिटेट सर्विसेज सच एज कोलेट्रल सिलेक्शन, कि क्या कोलेट्रल रहेगा, पेमेंट सेटलमेंट क्या रहेगा, कस्टडी क्या रहेगी, ठीक है, मतलब जो सिक्योरिटीज़ है उनकी, और ओवरऑल ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट। ये सारे काम निपटाने के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसको ट्राई पार्टी रेपो कहते हैं। जो ट्राई पार्टी रेपो कब से इंट्रोड्यूस हुआ था? 5 नवंबर 2018 से। और किसको हटा करके? CBLO को हटा के, ठीक है। Tri-party repo was designed to improve liquidity in the corporate bond repo market, giving markets an alternative repo instruments to government security repo। जो ट्राई पार्टी रेपो था वो डिज़ाइन किया गया था कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो मार्केट को हटाने के से, ठीक है, जिससे कॉर्पोरेट बॉन्ड जो रेपो मार्केट है उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सके, जिससे कि जो कॉर्पोरेट्स उनके पास एक ऑल्टरनेटिव हो जाए, किस रूप में? ट्रेप्स के रूप में। फिर टर्म रेपोज क्या होता है? सिंस अक्टूबर 2013 द RBI हैज इंट्रोड्यूस टर्म रेपोज ऑफ डिफरेंट टेन्योर सच एज 7, 14, 28 दिन टू इंजेक्ट लिक्विडिटी ओवर अ पीरियड दैट इज लॉन्गर देन ओवरनाइट। देखिए रेपो में आपने अभी पढ़ा कि बैंक
को इंटरेस्ट देना पड़ता है और आरबीआई इंटरेस्ट प्राप्त करता है। तो ये आरबीआई कब लाता है? जब उसको मार्केट में इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, अपसक नहीं करनी, इंजेक्ट करनी है। तो इसके लिए एक और प्रकार का रेपो आया है। वैसे जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन उन्होंने अब इसको टर्म रेपोस का भी नाम दे दिया है, जिसमें 7 दिन, 14 दिन या 28 दिन, इन 3 तरह के टेन्योर डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, कि कब से आया, अक्टूबर, कब से आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब टर्म रेपो का मतलब क्या है, 7, 14, 28 से याद कर लीजिएगा। ड्यूरिंग 2019 आरबीआई इंट्रोड्यूस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ 1 ईयर एंड 3 ईयर्स टेन्योर। इसके बाद 2019 में आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो, शॉर्ट टर्म रेपो था, वैसे लॉन्ग टर्म रेपो भी शुरू किया है, LTROs, जो कि 1 और 3 साल का टेन्योर होता है, यानी समय सीमा होती है। RBI has also used another unconventional tool, that is targeted long term repo operations. लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन समझ लिया आप, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या ही समझ लीजिए। ये क्या होता है, जब आरबीआई को कुछ सर्टेन सेक्टर्स में, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ग्रोथ चाहिए, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सोलर एनर्जी में क्रेडिट या लोनिंग बढ़ जाए बैंक्स के थ्रू, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, TLRTO यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस लाएगी। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जीज के लिए। तो सोलर संबंधित प्रोजेक्ट लेंड करने के लिए, लोन देने के लिए बैंक्स ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो के अंतर्गत कम ब्याज दर पर आरबीआई से पैसा ले लेंगे और इधर इसको लेंड कर देंगे, जिससे कि सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ सके। ये मैंने एग्जांपल दिया। तो टारगेटेड का मतलब क्या है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर को बूम या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, आप ये मत सोचिएगा कि इतने तरह के रेपो ऑपरेशन है कैसे रटेंगे, नहीं रटना है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है कि जितने मैं बता रहा हूँ ये आपको एक बार सुनकर अपने ध्यान में रख लेना है, और इन वीडियोस को 2-3 बार देख लीजिए जब भी आपको है। या तो अगर आप नोट कर सकते हैं, अगर कहीं बैठ करके पढ़ाई करें तो नोट कर लीजिए। यदि आप चलते फिरते कि ब्रांच में अपने कान में लगा रखा है, या आप रास्ते में घर से आते हो जाते हुए रास्ते में अपनी गाड़ी में सुन रहे हैं या बस में सुन रहे हैं, तो उस केस में आप सिर्फ इसको 2-3 बार अगर सुन लेंगे ना, तो आपको हल्का हल्का याद हो जाएगा। और अल्टीमेटली याद रखिए, JIB CIB ऑब्जेक्टिव पेपर है और आपको टॉप नहीं करना है। आपको बस इतना करना है कि आपको बेसिक एग्जाम क्लियर हो जाए, और क्लियर करने के लिए आपके दिमाग में बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या चीज़ क्या होती है। हर चीज़ को रट करके बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ परफेक्शन के पीछे मत भागिए। तो अब बात करते हैं स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड डू द ड्रिल, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में क्या बताया गया है, आरबीआई कंडक्टेड स्पेशल 3-year लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एट रेपो रेट फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बी डिप्लॉयड फॉर फ्रेश लैंडिंग ऑफ टू 10 लाख पर बोरोवर। आरबीआई ने स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस किसके लिए शुरू किए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 10 लाख पर बोरोवर तक के हिसाब के लिए। 3 साल इसका टेनओवर प्रीमियम है, मतलब टेनओवर है। अब आ जाते हैं रिवर्स रेपो पे। दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक पार्ट में यहाँ ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा करेंगे, उसको फिजिकल पॉलिसी से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तब तक ये मॉनेटरी पॉलिसी पूरी इसी में खत्म कर लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा लंबी है भी नहीं वैसे। अब आते हैं रिवर्स रेपो पे। जैसे आपने रेपो पढ़ा, रिवर्स रेपो उसका उल्टा है। कैसे उल्टा है? रेपो में देखिए आरबीआई एक इंटरेस्ट प्राप्त कर रहा है लोन देने के बाद। रिवर्स रेपो में क्या है, बैंक्स के पास जो एक्सेस पैसा है वो आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं, उसके बदले में बैंक ब्याज ले रहा है। सिंपल। रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द आरबीआई। तो ये एक तरीके से रेपो में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, रिवर्स रेपो में लिक्विडिटी सक करने के लिए आरबीआई यूज़ कर रहा है, ठीक है। रेपो रेट सिग्निफाइज द रेट एट विच लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड इनटू द बैंकिंग सिस्टम, whereas reverse repo rate signifies the rate at which the central bank absorb excess liquid from the banks। ये आप समझ ही गए होंगे, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, सिर्फ इतना ही सब बचा है इसमें करने के लिए कि इंजेक्ट करना है तो रेपो रेट है, और सक करना है तो रिवर्स रेपो है। अब रेपो का एग्जांपल दिया, एक टाइप दिया है उन्होंने, VRRR, अरे ट्रिपल आर हो गया, तो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ये क्या होता है, in which an amount is determined by the RBI and commercial banks can participate in the auction and park their money with the central bank at a variable rate that is expected to be higher than the fixed repo rate। अब ये समझ लीजिए आप, नॉर्मल रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट एक रेट निकालती है कि भाई हम इतना आपको ब्याज देंगे अगर आप हमें पैसा ला के जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एम है लिक्विडिटी सेट करने के लिए। अब बैंक्स क्या हो रहा है, बैंक को लगा, मान ली गवर्नमेंट ने कहा कि हम 6.5% देंगे ब्याज, बैंक को लग रहा है कि हम क्यों जाके जमा करें, हम तो लोन बांटेंगे, लोन में हमें 8% ब्याज मिल जाएगा, तो लिक्विडिटी भी कम नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वेरिएबल रेट लेकर आती है। क्या करती है कि वो ऑक्शंस करती है कि हम इतना अमाउंट होगा तो हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है या ऑक्शन बेसिस पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो बैंक लोन ज़्यादा नहीं बांट पा रहे हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं और एक्सेस फंड पड़ा हुआ है,
भाई 4% या 5% या 3% आप सेविंग बैंक पे दे रहे हैं और आपको वो भी तो अर्न करना है ना। और अगर रिवर्स रेपो के अंतर्गत आरबीआई बोलता है कि हम 6% पर ले लेंगे, तो बैंक सोच रहा है कि जो ये वेरिएबल रेट ऑफ का मतलब कि ऑक्शन बेसिस पर हमें ज़्यादा मिले, लेकिन उसमें लिमिट होती है। उसमें जो आरबीआई है वो सारा पैसा नहीं ले सकता, वो एक उसको लिमिटेड ही अमाउंट वो ले सकता है। तो ऑक्शन बेस है, तो उसमें कई बैंक्स होल्ड लगाते हैं। तो ये एक तरीके से ऑक्शन बेसिस है, तो समझ लीजिए वेरिएबल रिवर्स रेपो है, ठीक है। फिर आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओमो पर। अंडर द ओमो द आरबीआई बायज और सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द सेकेंडरी मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई जो है वो सेकेंडरी मार्केट में जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, इस बॉन्ड्स हैं, उनको बाय और सेल करता है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखिए, जो मार्केट होता है वो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। ऐसा आप इनिशियली याद कर लीजिए कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब आईपीओ आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब इनिशियली कोई भी बॉन्ड या कोई भी शेयर या कोई भी चीज़ पहली बार बेची या खरीदी जाती है या ऑफर होती है, वो प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत होता है। लेकिन वो शेयर या वो बॉन्ड कई बार बाद में बेचा खरीदा जाएगा, तो ये जो सेकंड टाइम वाला काम होता है ये सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत होता है। तो आरबीआई ओमो यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत क्या करता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में खरीदता या बेचता है। When it sells bond, it does so to देखिए, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोग ऊपर से 10 बार इसको पढ़ चुके हैं कि जब बॉन्ड आरबीआई बेच रहा है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी से पैसा सक कर रहा है, और जब बॉन्ड आरबीआई खरीद रहा है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर रहा है। दस द सेंट्रल बैंक इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लुएंसेस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो इंजेक्ट करने या सक करने से होता क्या है कि जो आरबीआई है वो बेसिकली मनी सप्लाई और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट यानी कम समय वाली ब्याज दर को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। आरबीआई डिप्लॉयज टू काइंड्स ऑफ ओमोज। outright purchase as a permanent involves the outright selling or buying of government securities. Repurchase agreement, this is short term and are subject to repurchase. आरबीआई क्या करता है? एक तो आउटराइट परचेस करता है, मतलब कि परमानेंट खरीदना या बेचने का काम कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटराइट परचेज। और एक होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसको दोबारा आरबीआई रीपर्चेज कर लेता है, ये होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। मतलब अगर आउटराइट यानी परमानेंट अगर उसने बेचा या खरीद दिया तो फिर हो गया आउटराइट परचेज, और रीपर्चेज के एम से किया है कि बाद में फिर से खरीदेगा बेचेगा, तो उसको बोलेंगे रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब आते हैं एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दोस्तों, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं, इसके पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू द ड्रिल, कॉमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।